हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 23 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ये हम द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर करते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं, वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के उप कोटा फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। आपने सुना होगा भारत बंद का ऐलान किया गया, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया। सब कुछ चल रहा था, कुछ ही जगहों पर ये प्रभाव देखने को मिला। क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट ने ये उप कोटा की अवधारणा क्या दी है, क्या उन्होंने डिसीजन दिया? हालांकि इसे हम कह सकते हैं कोटा के अंदर कोटा। इसके क्या मायने हैं? एससी और एसटी के अंदर जो जातियां हैं जिन्हें ज्यादा जरूरत है आरक्षण की, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा इससे। तो थोड़ी बहुत बातें कवर करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई बलात्कार करने के बाद। उसी से संबंधित पूरे भारतवर्ष में रोष पैदा हुआ। सभी लोग विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस बात के लिए आप हमें एक ऐसा सिस्टम बना के दीजिए ताकि हमें लगे कि अगर हम नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमारी सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, कितने भी नियम कानून बना लें, हम केवल कानून बना देने से अपराधों को नहीं रोक सकते। इसके लिए जरूरी है कि हमें सुरक्षा मानक जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। सुरक्षा मानक अगर अच्छे होंगे, फिर हमारे जो ये कानून बनाए गए हैं फिर काम आएंगे। ठीक है, तो वो सब बातें कवर करेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा सुरक्षा इंतजाम को बेहतरीन बनाने के लिए। अमेरिका द्वारा इजराइल और हमास पर एक पुल प्रस्ताव पर सहमत होने का दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल और हमास के बारे में आपने बखूबी जानकारी हासिल कर रखी है, मैंने पहले भी आपको बताया था। आज हम इजराइल और हमास के संबंधों की बात करेंगे। हमास क्या है इसके बारे में भी आपको एक सूचना दी जाएगी। ठीक है, और आपसे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। दलित आदिवासी बॉडीज टेक टू स्ट्रीट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स सब कोटा डिसीजन। दलित और आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के उप कोटा फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। दलित और आदिवासी समूह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। हालांकि ये जो इन्होंने एक जजमेंट जारी की है उसमें कहा गया है कि कोटे के अंदर कोटा, यानी इसमें भाव क्या है इसे हमें समझना चाहिए। दरअसल कोटे के अंदर कोटा से मतलब एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू कर देना है। इसके तहत ये सुनिश्चित करना होगा
कि एससी और एसटी के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं उन्हें फायदा मिले, उन्हें ज्यादा लाभ मिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन राज्यों का आप देख सकते हैं जहां ओबीसी में विभाजन किया गया। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कम पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में विभाजित किया गया। इसका फायदा कमजोर वर्ग को मिल रहा है क्योंकि उन्हें उसमें प्राथमिकता दी गई है। ठीक इसमें ऐसा कहा गया है कि जिसमें एससी और एसटी में जिनको ज्यादा जरूरत है उन्हें मिले। ठीक है, अब भारत में उपवर्गीकरण स्पष्टता को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। कानून ये जो लाया गया है उसका निरस्त्रीकरण होना चाहिए, लिखित रूप में दें कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे तो हम मानेंगे। इस वजह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जाति जनगणना की मांग भी ये कर रहे हैं। यहां पर जैसे भारत बंद का एक ऐलान किया गया था लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, तो ये भीम आर्मी के चीफ हैं। भीम आर्मी के बारे में आपने सुना भी होगा। भीम आर्मी के चीफ कौन है? ये चंद्रशेखर आजाद है ना। तो अब देश भर में 21 से अधिक दलित और आदिवासी संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले गठबंधन समूहों ने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेल को रोका गया, सड़क पर नाकाबंदी भी की। इसमें इन्होंने मांग की कि केंद्र उपवर्गीकरण पर अपना रुख स्पष्ट करे, फैसले को अमान्य करने के लिए एक कानून लाए और भारत में विभिन्न जातियों की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के लिए जाति जनगणना करवाए। तो इस प्रकार की इनकी ये मांग रही है। जैसे हम बात करें अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, एससी कोटा के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का समर्थन करने के लिए इसमें अलग अलग विभिन्न दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एनडीए सहयोगी भी इसमें क्या है समर्थन करते हुए आपको दिखाई दिए, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में बता दीजिएगा। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 में चंद्रशेखर आजाद ने कहां से जीत हासिल की? अगर आपने इसमें लिखा होगा नगीना तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 18वीं लोकसभा के बारे में अगर बात की जाए तो इस 18वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो नाम आएगा ओम बिरला का। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। जब हम बात करें लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है? तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी होंगे, है ना। सदन के नेता नरेंद्र मोदी। वहीं जब हम बात करते हैं इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो फिर किसका नाम आएगा? राहुल गांधी का। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। जब हम इस लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर बता देते हैं बाकी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए। गांधीनगर लोकसभा सीट कहां पर है? तो ये तो गुजरात में है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से कौन जीत कर आया? अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वहीं जब हम बात करते हैं संबलपुर की, संबलपुर से कौन जीत कर आए हैं? संबलपुर तो ओडिशा में है ना। ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। ठीक है। जब हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ कहां पर है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से कौन जीत कर आए हैं? तो नाम आएगा राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। अमित शाह दूसरी बार गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है इन्होंने, और राजनाथ सिंह ने भी दूसरी बार रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हेल्थ मिनिस्ट्री टू सेट अप नेशनल टास्क फोर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ केयर
प्रोफेशनल। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मानक, सुरक्षा मानक हमें अच्छे रखने चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, फिर कोई हमें कानूनों पर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि उनके लिए स्पेशली नेशनल टास्क फोर्स गठित की जाएगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। यह घटनाक्रम कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे issued an official memorandum for the constitution of the National Task Force NTE to formulate protocols governing the safety of doctors। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को डॉक्टरों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन के लिए एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विरोध प्रदर्शन देखा भी होगा, किस प्रकार से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। मांग करनी भी चाहिए। अब चलो एक क्वेश्चन बता दीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाना है, तो आप ये बताइएगा कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताएं। अगर आप न्यूज से जुड़े रहते होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें जगत प्रकाश नड्डा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और साथ साथ में इनको कैबिनेट का कार्यभार भी दिया गया है। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इस मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा अभी किसके हाथों में है? जगत प्रकाश नड्डा के हाथों में। साथ साथ में इनको एक और भी मंत्रालय सौंपा गया है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ये मंत्रालय किसको सौंपा गया है, तो भी नाम आप लिख देना, जगत प्रकाश नड्डा का। ठीक है, और चलो बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कर लें। शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम रह चुके हैं, कहां के? मध्य प्रदेश के। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास भी दो मंत्रालय हैं। कौन कौन से? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जिम्मा किसके हाथों में है? तो लिख देना नाम, शिवराज सिंह चौहान का। साथ में इनको एक और जिम्मा दिया गया है, कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी जिम्मा इन्हीं के पास है। चलिए, ये पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन बी में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये भी पूर्व सीएम रह चुके हैं, लेकिन ये कहाँ के सीएम रह चुके हैं? हरियाणा के। वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन बने हुए हैं? तो नायब सिंह सैनी। अब इनको भी क्या दिया गया है? कैबिनेट का जिम्मा दिया गया है। इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है ना, इवा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ साथ इनको एक मंत्रालय और दिया गया है, जिसे हम बिजली मंत्रालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई मनोहर लाल खट्टर के बारे में। वहीं जब हम बात करें जीतन राम मांझी के बारे में, जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया है? तो आप लिख देना नाम,
जीतन राम मांझी का। ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार से आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बाइडेन स्पीक्स विद नेतन्याहू एज यूएस प्रोड्स इजराइल एंड हमास टू कम टू एग्रीमेंट ऑन सीज फायर डील। बिडेन ने नेतन्याहू से बात की क्योंकि अमेरिका ने इजराइल और हमास को युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनाने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रपति जोई बिडेन ने ये बातें नेतन्याहू से की। नेतन्याहू आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझने का आपको प्रयास करना है। कौन से पहलू हैं जिनके तहत ये इतनी लंबी लड़ाई चली हुई है। तो ये उस समय की बात है, 7 अक्टूबर 2023 की, जब हमास ने एक ऑपरेशन के तहत इजराइल पर हमला किया था। थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना है। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने आक्रमण किया था इजराइल पर। और कौन सा उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, तो आप नाम लिख देना उसका, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। ठीक है ना। अब ये इन्होंने ऑपरेशन चलाया और इजराइल पर कर दिया हमला हमास ने। फिर इजराइल ने क्या किया, जवाबी कार्यवाही करते हुए उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स। तो ये जवाबी कार्यवाही करते हुए इजराइल ने चलाया था। अब जब ये लड़ाई शुरू हो गई, उसमें फिर भारत के जो कुछ नागरिक थे वो वहां पर फंस गए थे इजराइल में। इजराइल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उस समय, आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या था, ऑपरेशन अजय, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ये हमास है क्या। हमास यानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बात है 1987 के आसपास की। एक कार्यकर्ता थे अहमद यासीन। अहमद यासीन ने गाजा में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और उसके बाद से आपको पता है, जब इसने आक्रमण किया 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद से ये निरंतर एक युद्ध बना हुआ है जो थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। ठीक है ना। अब जो अमेरिका है वो इसमें मध्यस्थता बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गाजा में वार चल रहा है, जिसे हम गाजा पट्टी कहते हैं, हो सकता है कि वो युद्ध रुक जाए। और इसीलिए एक पुल प्रस्ताव पर साइन करने के लिए इनको बाध्य कर रहा है, इन पर दबाव बना रहा है। ठीक है। गाजा, जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, ये देख लीजिए, यही है जोए बिडेन। अब चलो इसी गाजा पट्टी के बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए जहां पर ये युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाजा पट्टी के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बता दीजिए। पहला पॉइंट पढ़ के देखो, गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ लगती है, उत्तर व पूर्व में इजराइल के साथ लगती है। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है। यहां पर पहले आप देख लीजिए, ये रहा आपका इजराइल। ठीक है ना, इजराइल। यहां पर थोड़ा सा इसको एक अलग स्ट्रक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपका गाजा पट्टी। इसमें क्या लिखा गया है, पहले उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक सेकंड रुकना जरा। इसमें लिखा गया है गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ लगती है। तो यहां पर आप इसको एक डायरेक्शन के अनुसार से बनाने का प्रयास करेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये पूर्व है। इस साइड को हम क्या बोल देते हैं, ये आपकी उत्तर पश्चिम। एक सेकंड रुकना जरा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए, ये आपकी उत्तर दिशा हो गई और ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई। अब बात हो रही है इस डायरेक्शन की। चलो थोड़ा सा यहां पे ऐसे हिंट मान लेते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा। अब गाजा पट्टी के अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, यानी इस डायरेक्शन में, तो फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो इजराइल दिखाई दे रहा है ना।
इजिप्ट दिखाई दे रहा है आपको, जिसे हम मिस्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इजराइल आपको कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, तो पूर्व में भी इजराइल की बाउंड्री लगती है और उत्तर में भी। ये आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, ये आपको यहां पे इजराइल की बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो पहला पॉइंट ठीक हो गया। सॉरी, इसमें मैंने इजिप्ट की जगह इजराइल वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, तो अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करें। भूमध्य सागर गाजा पट्टी के पश्चिम में स्थित है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। ये रही गाजा पट्टी, और गाजा पट्टी के जब आप पश्चिम डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये आपका जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, यही तो है भूमध्य सागर। तो दूसरा पॉइंट तो भाई तो ठीक लिखा है, गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। तीसरा पॉइंट देखो, जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ लगती है। तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ नहीं लगती। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा गाजा पट्टी, गाजा पट्टी के जब आप पूर्व में देखेंगे तो यहां पर आपको इजराइल दिखेगा। इजराइल के आप पूर्व में जब देखेंगे तो यहां पर आपका जॉर्डन है। तो जॉर्डन और गाजा पट्टी के बीच में इजराइल है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये रहा इजराइल और यहां पर देखिए ये रहा जॉर्डन। ठीक है ना, तो इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री लगती है, लेकिन जॉर्डन की बाउंड्री सीधे गाजा पट्टी के साथ नहीं लगती है। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, पहला और दूसरा पॉइंट ठीक है। यानी कि अगर आपने दूसरा ऑप्शन टिक किया है केवल 1 और 2, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, अति उत्तम। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, पीसीएस लेवल का ये बेहतरीन क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स की कक्षाएं आज तक हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। ये भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो केवल करंट अफेयर्स की कक्षा वाली पीडीएफ आपको मिलती है। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत जो कक्षाएं चलती हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। सर्च भी कर सकते हैं एड्यूरोही24। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।